हजारों की भीड़। रेल ट्रैक पर प्रदर्शन। ट्रेनों की आवाजाही ठप। गुस्से से भरे लोगों के प्रदर्शन की ये तस्वीरें मुंबई के पास ठाणे के बदलापुर स्टेशन की हैं। सुबह सुबह सैकड़ों की संख्या में गुस्साए लोगों ने रेल ट्रैक जाम कर दिया, जिससे ट्रेनों की आवाजाही इस रूट पर ठप हो गई और दोपहर होते होते प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। नतीजा ये हुआ कि रेल ट्रैक पर पुलिस और पब्लिक में भिड़ंत हो गई। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आप बदलापुर रेलवे स्टेशन का दृश्य देख रहे हैं, जहां पर जितने भी पेरेंट्स हैं, जो यहां रहने वाले लोग हैं, वो लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। पुलिस इन्हें जबरदस्ती हटाने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद जो प्रदर्शनकारी है उनकी तरफ से भी स्टोन पेल्टिंग पुलिस पर किया गया। हमारी मांगे ये सब यहाँ पे जो खड़े हैं, उनकी सबकी मांगने वही है कि तुरंत अभी के अभी यहाँ पे न्याय मिलना चाहिए। 7 दिन से क्या किया पुलिस वाले ने? 7 दिन से क्या किए? अभी भी फायरिंग किया उधर, अभी भी फायरिंग किया है, अभी लाठीचार्ज कर रहे थे हम पे। जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी है उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। एक तरफ स्टेशन पर बवाल मचा हुआ था, तो दूसरी तरफ सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी अभिभावक उस स्कूल के बाहर जमा थे, जहां 2 बच्चियों से यौन उत्पीड़न की घटना हुई। मंगलवार सुबह सैकड़ों की संख्या में अभिभावक स्कूल पहुंचे थे और दोपहर होते होते इनका सब्र जवाब देने लगा। नतीजा ये हुआ कि स्कूल में तोड़फोड़ शुरू हो गई। जिस स्कूल की यह घटना है वो ठाणे के बदलापुर का नामी स्कूल है। आरोप है कि स्कूल के सफाई कर्मचारी ने टॉयलेट में करीब 4 साल की 2 छोटी बच्चियों से यौन शोषण किया। तो इस घटना को लेकर लोग गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं। हालांकि रेलवे स्टेशन को ट्रैक को खाली करा लिया गया है, लेकिन थोड़ी देर पहले एबीपी न्यूज पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जुड़े थे। मुझसे बातचीत की उन्होंने और वहां पर जो मौजूद प्रदर्शनकारी उस वक्त ना तो हटने को तैयार थे, ना मानने को तैयार थे। उनसे अपील क्या की है मुख्यमंत्री ने, आपको वो पूरी बातचीत सुनवा दें। मैं खुद ही पुलिस कमिश्नर के साथ में लगातार संपर्क में हूँ और उनको ये केस को फास्ट ट्रैक में चलाने का सूचना मैंने कर दी है, निर्देश दिए हुए हैं। उसके बाद ये जो स्पेशल पीपी लगाने की सूचना दी हुई, ताकि ये फास्ट ट्रैक पे चले और जो गुनाहगार है, जो आरोपी है, उसको तत्काल सजा हो जाए, कड़ी से कड़ी सजा हो जाए। जितने सेक्शन लगाने हैं, अटेम्प्ट टू रेप हो या पॉक्सो हो, सब सेक्शन लगाने की सूचना दी हुई है। और स्कूल की जो संस्था है, उस संस्था को भी उनकी भी इंक्वायरी कर उन पर कार्रवाई करने की सूचना दी हुई है। और लोगों का कहना था कि पुलिस ने उसमें लापरवाही की है गुनाह दाखिल करने के लिए, तो पुलिस को भी सस्पेंड करने का आदेश दिया था। और निश्चित रूप से हमारे गृह मंत्री जी ने अभी ये पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जो है, सीनियर पुलिस ऑफिसर है, उसको भी सस्पेंड कर दिया है। और ये जो भी है, आज मैं ये भी बताऊंगा कि इसको हम लोग फास्ट ट्रैक में चलाते हैं, तो उसको जल्द से जल्द उसको सजा हो जाएगी और एक संदेश जाएगा पब्लिक में, समाज में, कि ऐसा करना दोबारा ऐसा कोई करने की हिम्मत नहीं करेगी। तो एकनाथ शिंदे को आपने सुना। और ताजा जानकारी आपको यह दे दें कि रेलवे ट्रैक जो है बदलापुर का, उसे फिलहाल खाली करवा लिया गया है। बात अब करेंगे कोलकाता कांड की। जिस तरीके से वहां पर लेडी डॉक्टर के साथ रेप की घटना हुई, उनकी हत्या कर दी गई, इससे पूरा देश आक्रोशित है। टीएमसी पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, वहां की सरकार को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सब के बीच ऐसा लग रहा है कि अंदर भी, यानी पार्टी के अंदर भी, तृणमूल कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं है। अभिषेक बनर्जी की जो चुप्पी है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
रेप कांड के खिलाफ कोलकाता की सड़कों पर हफ्ते भर से बवाल मचा है। कोलकाता की सड़कों पर टीएमसी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ममता बनर्जी की पुलिस और इंसाफ की मांग को लेकर सड़क पर उतरे लोगों की भिड़ंत हो रही है। कहीं डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं वकील और कहीं राजनीतिक दलों के समर्थक। कुल मिलाकर देखें तो बंगाल में सियासी बवाल है। लेकिन इस बवाल और रेपकांड पर बयान से खुद को दूर रखे हुए हैं टीएमसी के नंबर 2 नेता अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी यानी ममता बनर्जी के भतीजे। अभिषेक बनर्जी यानी ममता के बाद पार्टी के सबसे ताकतवर नेता। अभिषेक बनर्जी मतलब ममता की पार्टी का भविष्य। लेकिन सवाल यह है कि जब सवाल ममता की सरकार पर उठ रहे हैं, कोलकाता सुलग रहा है, तब अभिषेक क्यों रहस्यमयी तरीके से चुप्पी साधकर नेपथ्य में चले गए? শীর্ষ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং আমাদের সেনাপতি সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সক্রিয়ভাবে এই লড়াইতে সামনে চাই। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সক্রিয় নেই, সে তার করণীয় সমস্ত কাজই করছে, কিন্তু এখন কোনো কারণে একটু দূরে সরে আছে। আমরা স্বনির্বন্ধ অনুরোধ করছি তাকে মমতাদির নেতৃত্বে লড়াইতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সক্রিয়ভাবে সামনে চাই। पार्टी के नेता और अभिषेक के करीबी कह रहे हैं अभिषेक सक्रिय नहीं। सवाल तो ये है, क्या टीएमसी के भीतर आरजीकर कांड को लेकर फूट पड़ चुकी है? इस तस्वीर को देखिए। 16 अगस्त को रेप और हत्या के खिलाफ ममता बनर्जी खुद मार्च करने सड़क पर उतरी थी। इस बात को लेकर उन पर सवाल उठाए गए और इस मार्च में अभिषेक बनर्जी शामिल नहीं हुए। टीएमसी के कई नेताओं ने आरजीकर कांड के बाद प्रशासन के उठाए कदमों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय अकेले ही धरने पर बैठ गए और उन्होंने कोलकाता पुलिस कमिश्नर और आरजीकर के प्रिंसिपल से पूछताछ की मांग कर दी थी। बाद में कोलकाता पुलिस ने इनको ही गलत तथ्य देने के आरोप में पूछताछ के लिए सम्मन दे दिया था। जहां तक अभिषेक बनर्जी का सवाल है, तो इस रेप और हत्याकांड पर अब तक उन्होंने सोशल मीडिया पर सिर्फ एक पोस्ट लिखा, वो भी 14 तारीख को आरजीकर में हुई तोड़फोड़ और गुंडागर्दी की निंदा करते हुए। इसके बाद उन्होंने कोलकाता पुलिस की कार्रवाई के एक पोस्ट को रीट्वीट किया। इसके अलावा ना तो सोशल मीडिया पर उनकी कोई भूमिका है और ना ही सड़क पर। और सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि क्या टीएमसी के भीतर इस कांड को लेकर फूट पड़ चुकी है? हालांकि ममता कैंप के नेता और कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम तो कह रहे हैं कोई मतभेद नहीं है। কোনো মতভেদ নেই, কিছু নেই, তৃণমূল একসাথেই রয়েছে। ওকে বোধহয় ডাক্তার ওই চোখের ব্যাপারে একটুখানি করতে বলেছে। মমতা ব্যানার্জির সাথে আমাদের সৃষ্টি তো মমতা ব্যানার্জি। অভিষেক সবসময় সক্রিয় আছে, এই নয় যে সবসময় মুখ দেখিয়ে সক্রিয় থাকতে। অভিষেক অত্যন্ত সক্রিয় আছে এবং আমাদের সাথে আছে। আমি বিশেষ করে আমি বলছি, আমরা কটা দিন আছি, অভিষেকরা তো নেতৃত্ব দেবে, নাহলে মমতা ব্যানার্জির আদর্শকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া যাবে কি করে? এই আদর্শ নিয়ে এগোতে গেলে তো অভিষেকদের দরকার আছে। लेकिन विपक्ष में बैठी बीजेपी को मौका मिल गया। पार्टी के नेता कह रहे हैं अंदर का झगड़ा बाहर आ गया। क्या है, जब अंत समय आता है किसी का तो ये होता है कि भाई भाई में लड़ाई होता है। तो तृणमूल में जो दो खेमा था पहले से ही था, एक तरफ मुख्यमंत्री महोदया का और एक तरफ युवराज का।
या मुख्यमंत्री महोदया के खेमे में कुछ लोग हैं जो उसको पसंद नहीं है। ये देखिए क्या है, अब इनके यहाँ खिचड़ी पक रहा है। और इस वक्त राज्यसभा चुनावों से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें। किरण चौधरी, जिन्हें बीजेपी ने राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है, हरियाणा से वो बीजेपी की राज्यसभा प्रत्याशी होंगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर। और बड़ी बात आपको ये भी बता दूं कि कांग्रेस छोड़कर हाल ही में बीजेपी का दामन थामा है किरण चौधरी ने, जिन्हें हरियाणा से प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने। और इसी के साथ मध्य प्रदेश से बीजेपी प्रत्याशी होंगे जॉर्ज कुरियन। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। आइए मैं सीधे आपको लिए चलता हूं नीरज पांडे के पास। हमारे सहयोगी इसी खबर से पर आपके सामने कुछ और जानकारी रखने वाले हैं। नीरज, किन समीकरणों को साधने का प्रयास किया जा रहा है इन नामों के जरिए? देखिए, किरण चौधरी को हरियाणा से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार, चूंकि जाट समुदाय से आती हैं, बड़ी नेता हैं, और वहाँ पे जाटों को साधने के लिए किरण चौधरी को वहाँ से राज्यसभा भेजा जा रहा है। जॉर्ज कुरियन जो केरल के बड़े नेता हैं, केंद्र सरकार में मंत्री उनको बनाया गया है, वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, इसलिए उनको भी भेजा जाएगा राज्यसभा। मध्य प्रदेश से राज्यसभा उन्हें भेजा जाएगा। इसके अलावा बिट्टू, रवनीत सिंह बिट्टू, जिन्हें केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया है, वो भी किसी सदन के सदस्य नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार उनको भी राज्यसभा राजस्थान से दिए जाने की उम्मीद है। थोड़ी देर में आधिकारिक घोषणा हो जाएगी, लेकिन राजस्थान से रवनीत सिंह बिट्टू को राज्यसभा का मेंबर बनाया जा सकता है। तो अभी धीरे धीरे खबरें छनकर आ रही। कई और भी नाम हैं, जो 11 सीटें हैं, जिनमें एक सीट एनसीपी के कोटे में जाएगी महाराष्ट्र की, और बाकी 10 भारतीय जनता पार्टी के कोटे से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरेंगे। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पावर सेंटर, और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा कांग्रेस की बड़ी नेता है कुमारी शैलजा। उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। हालांकि अभी वो एमपी हैं सिरसा से, और केंद्र सरकार में मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब वो मंत्री भी हुआ करती थी। अब वो कह रही हैं कि मेरी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा है। तो कुमारी शैलजा ने इच्छा जताई है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हाईकमान इस बारे में फैसला करेगा। मेरी इच्छा मेरी जगह है, और अपनी जगह फाइनल फैसला हाईकमान का होता है, चाहे लोकसभा का था और चाहे अब विधानसभा का होगा। मेरी इच्छा पहले भी थी, अब भी है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ, नाम तो कई जगह से आ रहे हैं। हाईकमान देखे कि चुनाव लड़ना है तो कहाँ से लड़ना है। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी की आ गई है, और बिहार से मनन कुमार मिश्रा का नाम सामने आ गया है। बहुत ही चौंकाने वाला नाम। बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। अभी थोड़ी देर पहले एबीपी न्यूज पर हम आपको बता रहे थे कई लोगों के नाम, और जॉर्ज कुरियन का नाम हमने आपको बताया था, वो नाम सामने आ गया है। रवनीत बिट्टू राजस्थान से उम्मीदवार बनाए गए हैं। हरियाणा से भी नाम सामने आ गया है। मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन का नाम सामने आया है, और महाराष्ट्र से धैर्यशीला पाटिल का नाम सामने आ रहा है। रवनीत बिट्टू का नाम भी सामने आया है। रामेश्वरम तेली असम से उम्मीदवार बनाए गए हैं। महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल, और मनन कुमार मिश्रा का जो नाम है वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम बताया जा रहा है। बिहार से जिन्हें उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं मनन कुमार मिश्रा, जिन्हें बिहार से राज्यसभा भेजने की तैयारी में है बीजेपी। और अभी की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, दरअसल कल भारत बंद का आह्वान किया गया है, इसे आरजेडी का भी समर्थन मिला है। आरक्षण वाला ये मामला, बिहार में आरजेडी और झारखंड से जेएमएम का भी समर्थन मिल गया है। इसे झारखंड में जेएमएम का भी समर्थन, भारत बंद का जो आह्वान किया गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आरक्षण को लेकर कल भारत बंद का आह्वान किया गया है, और बिहार में आरजेडी का इसे समर्थन मिला है, और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जो वहां पर सत्ता में पार्टी है उसका भी समर्थन। तो आरक्षण को लेकर कल भारत बंद की बात कही जा रही है। भारत बंद को आरजेडी का भी समर्थन मिला है। और अब आपको बताते हैं कि यूपीएससी में भर्ती को लेकर सरकार कैसे बैकफुट पर आ गई है। विपक्ष ने सवाल उठाए तो आज सरकार ने यू टर्न ले लिया। पहली तस्वीर 17 अगस्त की है, जब संघ लोक सेवा आयोग ने 45 पदों के लिए भर्ती निकाली थी।
जिसमें 10 पद जॉइंट सेक्रेटरी और 35 पद डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के लिए रखे गए थे। और दूसरी तस्वीर 20 अगस्त यानी आज की है, जिसमें डीओपीटी मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी को चिट्ठी लिखकर भर्ती पर तत्काल रोक लगाने की सिफारिश की है। जब से यूपीएससी का विज्ञापन निकला था, तभी से ही लेटरल एंट्री पर लगातार विपक्ष दबाव बना रहा था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अब यूपीएससी अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर इसे रद्द करने को कहा है। विपक्ष का आरोप था कि यूपीएससी में लेटरल एंट्री पर सरकार खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीन रही है। पहले राहुल गांधी, फिर अखिलेश समेत विपक्ष के कई नेताओं ने लेटरल एंट्री पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। ऐसा क्या कारण है कि 10 साल से भाजपा सरकार है और स्वतः ही आरोप लग रहे हैं? भाई हम कहें अलग बात है, तो कथनी करने को लोग देख रहे हैं। अगर कोई गुणवत्ता वाला व्यक्ति है और सरकार प्रशासन में अपना योगदान दे सकता है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जब इस प्रकार आए थे, उन्होंने जो देश में योगदान दिया हमारे सामने है। हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि हम सबको लाएंगे और उसमें जो एससी, एसटी, ओबीसी के जो छात्र छात्राएं हैं जो पढ़कर आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, उनका हक मार के हम और किसी को देंगे। हम लोगों ने इस बात की आपत्ति दर्ज कराई कि अगर इतिहास में हुआ है, इसीलिए हमारी सरकार भी इसको इसी तरीके से लागू कर दे, ये उचित नहीं। और कहीं ना कहीं एक गलत परसेप्शन सरकार का ऐसी नियुक्तियों के बाद समाज के बीच जाएगा। राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहता हूं कि 1987 में आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी, बताइए कितने एससी, एसटी, ओबीसी थे उस समय आए थे? क्यों आरक्षण नहीं दिया था आपने ओबीसी को? कम से कम अपने पिताजी का तो जवाब दीजिए, उसके बाद हमसे सवाल कीजिए। अब आपको समझाते हैं कि आखिर यूपीएससी लेटरल एंट्री पर बवाल क्यों मचा हुआ था। साल 2018 में मोदी सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। भर्तियां सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी लेवल की होती है। प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट की भर्ती के लिए योजना होती है, जिसमें नियुक्ति 3 से 5 साल के लिए होती है। लेकिन इस योजना में किसी भी तरह के आरक्षण का फायदा नहीं मिलता है, जिस पर विपक्ष को सबसे ज्यादा आपत्ति थी। लेटरल एंट्री पर सरकार के बैकफुट पर चले जाने से कहीं न कहीं विपक्ष से अपनी नैतिक जीत बता रहा है। केंद्र सरकार इसीलिए भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि लोकसभा चुनावों में आरक्षण के मुद्दे ने उसे अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। एक बार फिर कई राज्यों में विधानसभा और कई सीटों पर उपचुनाव होने हैं। यही वजह है कि सरकार लेटरल भर्ती पर फिलहाल कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। महाराष्ट्र की राजनीति में चुनाव की आहट के बीच दल बदल का खेल भी जारी है और कांग्रेस के विधायक पाला बदलने को तैयार बैठे। पहले जिशान सिद्दीकी और अब हीरामन खोसकर। महाराष्ट्र कांग्रेस के इन 2 विधायकों ने विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी। जिशान सिद्दीकी कल महाराष्ट्र में एनसीपी के मंच पर नजर आए, तो वहीं आज हीरामन खोसकर ने अजीत पवार के घर जाकर उनसे मुलाकात की। अगर कांग्रेस के ये दोनों विधायक एनसीपी में शामिल होते हैं, तो कांग्रेस को बांद्रा और इगतपुरी में आगामी विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है। इगतपुरी के विधायक हीरामन खोसकर पर हाल ही में विधान परिषद चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा था। शीर्ष नेतृत्व ने क्रॉस वोटिंग को काफी गंभीरता से लिया था और इसको लेकर कार्रवाई की बात कही जा रही थी। लेकिन इसके बाद हीरामन खोसकर खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार किया था। इधर पार्टी से नाराज चल रहे बांद्रा से कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी ने पहली बार पार्टी की जमकर मुखालफत की। जिशान सिद्दीकी ने आरोप लगाया वर्षा गायकवाड़ ने उन्हें अपनी रैली में बुलाया तक नहीं, जबकि वो वहां के स्थानीय विधायक थे। कांग्रेस पार्टी जब इधर ही यात्रा लेती है तो उनके स्थानीय कामदार को बुलाना भूल जाती है। कांग्रेस ने खुद अलविदा किया है। हमने ऑफिस में भी गए थे, मैंने प्रतिनिधि को भेजा था, तो उन्होंने फॉर्म देने के लिए भी मना कर दिया, जो कैंडिडेचर फॉर्म है। तो ठीक है, हम जनता से पूछेंगे कि वो क्या चाहती है। जिधर जनता बोलेगी उधर से लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को मुंबई की 4 सीटों पर जीत मिली थी। इनमें धारावी और जिशान सिद्दीकी की वांद्रे ईस्ट सीट भी शामिल है। जिशान सिद्दीकी के पिता बाबा सिद्दीकी पहले ही कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल हो चुके हैं। जिशान को लेकर लंबे समय से अटकलें लग रही थी। अजीत पवार की यात्रा में शामिल होने से साफ है, जिशान सिद्दीकी अब एनसीपी से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। और अब बात हरियाणा की करेंगे। यहां पर अभी उम्मीदवारों के नाम भी तय नहीं हुए हैं, लेकिन लालू यादव के दामाद हैं चिरंजीव राव। उन्होंने डिप्टी सीएम के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। माना यही जा रहा है कि दरअसल ये उनकी रणनीति है, ताकि पार्टी पर वो प्रेशर क्रिएट कर सके, बना सकें। चिरंजीव राव हरियाणा में कांग्रेस के विधायक हैं।
हरियाणा के कांग्रेसी नेता अजय सिंह यादव के बेटे हैं और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के दामाद। चिरंजीव राव ने सोमवार को रेवाड़ी में अपने घर पर समर्थकों की बैठक बुलाई थी और इसी बैठक में उन्होंने सरकार बनने पर डिप्टी सीएम की कुर्सी पर अपना दावा कर दिया। आपने खुद को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया और टिकट भी पहले ही घोषणा कर दी। मैंने ये कहा कि अगर यहाँ की जनता मुझे चुनती है तो मैंने उस बात को कहा, और मैं ये कहता हूँ महत्वाकांक्षा तो हर व्यक्ति की होती है, आपकी भी महत्वाकांक्षा होती है कि मैं अपने चैनल को और आगे लेके जाऊं, तो मेरी भी महत्वाकांक्षा है कि भाई हम लोगों के लिए काम करें। और ये लड़ाई मेरे लिए अपने लिए नहीं है, ये लड़ाई जो है ये रेवाड़ी के लिए और दक्षिण हरियाणा की लड़ाई है। चिरंजीव के साले तेजस्वी यादव बिहार में डिप्टी सीएम रह चुके हैं। अब जीजा हरियाणा में उसी कुर्सी का सपना देख रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हसीन सपने देखना हर किसी का हक है। उसके लिए पहले विधायक बनना जरूरी है, पहले वो विधायक बन जाएं, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर वो सपने ले रहे हैं तो ले, लेकिन पर उसके लिए विधायक पहले बनना जरूरी है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव है। कांग्रेस ने अभी उम्मीदवारों के नाम तय नहीं किए, लेकिन अजय सिंह यादव ने बेटे चिरंजीव के नामांकन की तारीख तय कर दी। 9 सितंबर को चिरंजीव रेवाड़ी से नामांकन करेंगे। मैं कह रहा हूं, जो बात कहता हूं यकीन से कहता हूं। 9 तारीख शुभ है। 9 तारीख मेरी गाड़ी का नंबर है। 9 नंबर जो है चिरंजीव का गाड़ी का नंबर है। 9 का मतलब है मजबूती, 9 का मतलब है साहस, 9 का मतलब है कि जो है लकी नंबर। हरियाणा का जातीय समीकरण समझें तो 25% जाट, 21% दलित, 8% ब्राह्मण, 8% पंजाबी, 5% वैश्य, 5% यादव, 4% मुस्लिम, 4% सिख, 3% गुर्जर, 17% अन्य हैं। यादव वोटरों की संख्या 5% है और हरियाणा का दक्षिणी इलाका यादव बहुल है। चिरंजीव 2019 में पहली बार विधायक बने। उससे पहले 6 बार उनके पिता अजय सिंह यादव रेवाड़ी से विधायक रहे। जिस अहिरवाल की अजय सिंह यादव राजनीति करते हैं वहां उनकी मजबूत पकड़ है, लेकिन सवाल टिकट मिलने से लेकर चुनाव में जीत तक का है। तब कहीं जाकर सत्ता का सफर तय होगा। फिलहाल कांग्रेस के अंदर इस डिमांड से खलबली तो मच ही गई। और आइए अब आपको कुछ और खबरें दिखाते हैं पॉलिटिकल शॉर्ट्स में। राहुल गांधी ने रायबरेली में मृतक अर्जुन पासी के परिजनों से मुलाकात की। पीड़ित परिवार को न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया। हेमंत सोरेन से खुली बगावत का ऐलान करने वाले चंपई सोरेन दिल्ली से रवाना हो गए। बीजेपी के किसी भी शीर्ष नेतृत्व की चंपई सोरेन से मुलाकात नहीं हो पाई। महाराष्ट्र चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी नेता रवि लांडगे शिवसेना यूबीटी में शामिल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रुद्रप्रयाग में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के घर पहुंचे। मेंदोला के पिता के निधन पर शोक जताया। जम्मू कश्मीर के पुंछ और बारामूला इलाके में 4.5 तीव्रता का भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोगों की नींद खुल गई। लोग घरों से बाहर आ गए। जोरदार भूकंप से बारामूला के कई घरों में आई दरार। दहशत में लोग, जान माल के नुकसान की खबर नहीं। मध्य प्रदेश में साइबर ठगों के निशाने पर कलेक्टर। एक सप्ताह में 8 कलेक्टरों के नाम पर ठगों ने ठगी की कोशिश की। छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद पार्टी में नाराजगी, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान। तेलंगाना के मंचिर्याला जिले से खिड़की से राखी बंधवाने का वीडियो हुआ वायरल। स्कूल हॉस्टल में बहनों से राखी बंधवाने पहुंचा था भाई। अधिकारियों ने बाहर आकर राखी बांधने की नहीं दी थी इजाजत। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।